का डिस्कशन चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पहले हम समझते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मीनिंग क्या होता है। प्रायोरिटी सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स हो गए जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। और इन्हीं सेक्टर्स को लेंड करना, लोन देना, कि इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाता है। अभी एक्चुअल में लाने की जरूरत क्यों थी, इसका रीजन, इसका बैकग्राउंड क्या था, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करें मिड 1960 की, जब बैंक एज अ बैंकिंग क्रेडिट एज अ डेवलप्ड हो रहा था, तब देखा क्या गया कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर उस टाइम जब हमारी कंट्री की 70 to 80% पॉपुलेशन डिपेंड करती है, बट बैंकों का क्रेडिट कितना जाता था, बैंक कितना क्रेडिट करते थे एग्रीकल्चर में, ओनली 2.2%। बैंकों का क्रेडिट एग्रीकल्चर पे नहीं जाता था क्योंकि बैंकों को यह एक एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं लगता था। तो आगे क्या हुआ, जब जब मिड 1960 एंड हुआ, 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट पास हुआ, तभी आरबीआई ने भी प्रायोरिटी सेक्टर के नॉर्म्स जारी कर दिए और एक क्राइटेरिया बना दिया कि प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग के जो नॉर्म्स है। ठीक है, इसके साथ ही हम कुछ डेफिनेशंस भी गो थ्रू कर लेते हैं जो हमें आगे हेल्प करेगा। हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ मेंशन है वो है ऑन बोर्ड लेंडिंग। ऑन बोर्ड लेंडिंग मीन्स क्या होता है कि हमारे कुछ इंटरमीडिएट्स हो गए, एलिजिबल इंटरमीडिएट्स हो गए, है ना। ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेंगे, फिर इसी फिर इसी लोन को आगे ऑन लेंड कर देंगे। यही ऑन लेंडिंग कहलाता है। एक इंटरमीडिएट किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेगा, फिर उसे ही आगे लेंड कर देगा, यह ऑन लेंडिंग कहलाता है। अब रही बात एग्रीकल्चर कि अलाइड एक्टिविटीज से हम क्या समझते हैं। अलाइड एक्टिविटीज में आपका डेयरी आ जाएगा, फिशरी आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, बी कीपिंग, इन सब चीजों को ही एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज कहा जाएगा। हमारा थर्ड डेफिनेशन है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे इंडिविजुअल फार्मर्स हो गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, है ना। स्मॉल ये स्मॉल हेल्प ग्रुप हो गए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप हो गए, इन सबको कलेक्टिवली नॉन कॉर्पोरेट फार्मर कहा जाता है। अब तो हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो कैटेगरीज बनाई गई है उसे जान लेते हैं। मेनली ये 8 कैटेगरीज में, इसमें एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड तो अदर्स जो रिमेनिंग है। इन 8 कैटेगरीज मेनली में यही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरीज डिवाइड है। तो हम डिस्कस करेंगे अब टारगेट्स और सब टारगेट्स क्या है प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए। पहले हमें समझ लेते कि बैंकिंग में भी हमारे जैसे कमर्शियल बैंक होगा, आरआरबी होगा, स्मॉल फाइनेंस होगा, फॉरेन बैंक होगा, तो सभी के लिए, सभी बैंकों के लिए, टाइप बैंकों के लिए अलग अलग टारगेट्स है। अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक प्लस फॉरेन बैंक जिसकी 20+ ब्रांचेस है ना, और सेकंड हो गई हमारा फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, फिर हमारे आरआरबी, फिर हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के लिए टारगेट, सब टारगेट्स अलग है। अब हम बात करते हैं टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, टोटल कितना दिया है। अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की, तो यहाँ कितना टोटल है, 40%। 40% ऑफ एनबीसी और सीओबी जो भी हायर हो, उसका 40% इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। रही बात फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम हो, उनमें भी 40% तो दिया है, बट यहाँ एक केज क्या है कि फॉरेन बैंक है, अब इनकी ब्रांचेस भी कम है, तो इनके लिए यह है कि इन्हें अपना 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट में दे सकते हैं। 32% अपना 40% का 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट में दे सकते हैं, बाकी बचा 8% वो दूसरे सेक्टर्स में भी लेंड कर सकते हैं। थर्ड इज आरआरबी। आरआरबी में टोटल है 75%, सेम विद स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये क्राइटेरिया हमारा हो गया टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का।
अब देखते हैं हम सेक्टर वाइज देखेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, अगर हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक या फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांच है, तो वहां उन्होंने अपने एनबीसी का 18% लैंड करना है। बट एक केस ये है, इस 18% में 10%, 10% किसका होगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का। 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का होगा, इसमें कमर्शियल बैंक में और फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस है। सेकेंड, फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांच है, यहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट अप्लीकेबल। अब आरआरबी का ही एम क्या था एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ टारगेट क्या है, 18% टारगेट है। और 18% में भी टारगेट में क्या बाइफरकेट कर रहा है कि 14% किन्हें रहेगा, एनसीएफ को, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। एनसीएफ नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, हमने एनसीएफ समझा था, एनसीएफ किसका होता है, एमएसएमई हो गया हमारे, एसएचजी हो गए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप हो गए, इन सभी को कलेक्टिवली एनसीएफ कहा जाता है, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। ठीक है, अब 14% तो एनसीएफ में जाएगा, अब इस 14 में से भी 10% एसएमएफ को जाएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा। ठीक है, अब है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी टारगेट कितना है, 18%। और इस 18% में से भी सेम केस 14% जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को, और 14% का भी 10% स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा। ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर का क्राइटेरिया। अब हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या है, माइक्रो इंटरप्राइजेस। 40 में से 80% हमारा हो चुका है। अब कितना माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए दे रखा है, 7.5%। किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांच 20 से कम है उसके लिए नॉट अप्लीकेबल है। और सेम विद आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमारा एक और है, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की या फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांच है, तो उसमें ये 12% है, और फॉरेन बैंक में ये नॉट अप्लीकेबल, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 12% है। बट एक केज क्या है, आरआरबी में एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 15% है, 15%, ये अलग है, यही एक केज है। 15% एडवांसेस टू वीकर सेक्शन इन आरआरबी।